आइए हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से पवन खेरा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट शिवाली देशपांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक और खास मेहमान का हमें इंतजार है। आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज में। सबसे पहले नलिन कोहली जी, कड़ी निंदा मोड से बाहर कब आएगा देश? जनता तो कड़ी निंदा से भर चुकी है सर, वो कड़े जवाब के लिए सरकार की ओर देख रही है। अब सरकार बता दे, या जो पार्टी सरकार चला रही है केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर राज्य में भी, वो पार्टी के प्रवक्ता हमें बता दे कि कड़ा एक्शन कब होगा। मैं यही कह सकता हूं कि मैं चाहूंगा कि जिंदगी भर मैं प्रवक्ता के रूप में आपके सामने आऊं और मेरे पास ये जानकारी ना हो कि सरकार क्या एग्जैक्ट कदम किसी दुश्मन देश के खिलाफ या उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लेना चाहती है। क्योंकि अगर मेरे पास वो सूचना आ गई तो उसका मतलब है हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी, जो उस पूरे एक्शन को खत्म कर देगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लीक था। पहली बात। सेकंड, अब आइए, ये सरकार बैठी नहीं हुई है। आतंकवाद की दिक्कत जो भारत पर है बहुत पहले से चल रही है, इसके कई फेजेस रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 90-91 से लेकर लगातार 2001 तक उसमें बहुत बढ़ाव आया था। 2001 में कई चीजें होने के बाद, पराक्रम ऑपरेशन, इस सब के बाद चीजें घटने लगी। ये बीच में 2007-8 तक और घट के, पर आज अगर हम देखें 2017 में, और मैं ये आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं, कंपेयर टू 2007-8, कंपेयर टू 2001, कंपेयर टू 98, बहुत कम है। फर्क इतना है कि सरकार की सोच में क्लियर हो गया है कि हम जो है पाकिस्तान से जो आतंकवादी आ रहे हैं, हम एक्शन लेंगे। आतंकवादियों और उनके समर्थकों से बात नहीं करेंगे, हमें जो करना हम करते जाएंगे। इसलिए 95 तो अभी टेररिस्ट। एक आंकड़ा और दे दूं नलिन कोहली जी, पिछले कई महीनों 15 साल बाद अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है, और ये तब हुआ है जब सुरक्षा का अलर्ट था, जब 40,000 पुलिसकर्मी दावे के मुताबिक वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसा लगता है सर जैसे देश का गृह मंत्रालय कड़ी निंदा मंत्रालय बन गया है। मतलब कड़ी निंदा हम आम जनता करें तो समझ आता है, हमारे पास वो ताकत नहीं है जो सरकार के पास है नीति बनाने की, नजर रखने की। लेकिन जिनके पास वो ताकत है, अगर वो भी कड़ी निंदा ही करते जाएंगे तो जवाब कौन देगा? 3 इस पे मैं बात कहूंगा। आपने सही कहा है कि 15 साल के बाद अमरनाथ यात्रा पे हुआ है, और अमरनाथ यात्रा पे सोच समझ के उन्होंने किया है। कई हमारी चीज़ें जो हुई हैं, सफलता मिली है, उनसे कई घटनाएं विफल हुई हैं। ये जो है कई कारणों से उनको सफलता मिली है। इसमें हम इसकी अब अगर निंदा नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि आपकी सोच तक उनके लिए नहीं है। हमें क्या दुख नहीं होता है जब एक भारतीय नागरिक, वो भी अपनी श्रद्धा के साथ अमरनाथ यात्री बनकर वहां जाता है और उसकी जान या उस महिला की जान जाती है, तो क्या हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे? जो एक्शन होना है वो अपनी जगह है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि प्रतिक्रिया जो है वो एक्शन का एक पर्यायवाची शब्द है। नलिन जी, कितनी बार आप अगर उन परिवारों को आपने भी देखा है जिनके आंसू बह रहे हैं, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो तो जवाब पूछ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पूरा देश साथ खड़ा हो गया। आज भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तो मुझे ये बताइए, गर्व से उठ जाता है। प्रश्न उठाया, पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या आप कहते हैं ऑपरेशन क्लीन अप चलाया, आतंकियों को चुन चुन के मार रहे हैं। आतंकियों की कमर कब तोड़ेंगे? अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। अगर आप ही निंदा करेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे? 4 इस पे पॉइंट है, और आपका जवाब, प्रश्न जो है सही है पूछने में। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे भाग नहीं रहे, केंद्र में भी राज्य में भी। दूसरे, आप पूछते हैं आतंकवाद से मुक्ति कैसे, तो मुझे बताइए, पिछले जो 4-5-6 एनकाउंटर्स हुए हैं, उन एनकाउंटर्स में बड़े बड़े जो उनके कमांडर्स हैं मारे जा रहे हैं, वो मैसेजेस भेज रहे हैं हमें बचाओ। जो पत्थर फेंकते ही है वो बचा नहीं पा रहे हैं। सेना जो है लगातार एक्शन में सफलता पा रही। तो मतलब ये प्रोसेस चल रहा है लगातार। लेकिन इस पर घटना में जो हमारे यात्री मरे हैं, हमारे भारतवासी जो मरे हैं,
क्या इस घटना को हम बिल्कुल हमें दुख होता है इसका, और जो इसके पीछे है उस पर जो एक्शन है वो करेंगे, लेकिन ये निरंतर और लगातार करते रहना पड़ेगा। मौका दिया ताकि एक मर्ज की गोली नहीं है जो एक जो गोली सरकार खाए है और सब उसकी एक तस्वीर जरा साफ हो और दर्शकों के सामने आए। अब मैं डिबेट को खोलते हुए बाकी मेहमानों को इसमें लेकर आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी से पवन खेरा जी हमारे साथ मौजूद है। पवन खेरा जी, सरकार कह रही है हमें निंदा करनी पड़ेगी, दुख हमें होता है, हमारे नागरिक जो हैं उन्होंने जान गंवाई है, पर सरकार का यह साफ कहना है कि हमने लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। वो छूट जो सेना को शायद यूपीए के कार्यकाल में नहीं मिलती थी वो एनडीए के कार्यकाल में मिली, इसीलिए आतंकवादी जो मारे गए हैं उनका आंकड़ा बढ़ा है और यही बौखलाहट का नतीजा है कि अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया है। ये बात गले उतर रही है आपके? नेहा जी, मुझे अफसोस हो रहा है कि आज के दिन भी नलिन जी इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि यूपीए के वक्त सेना को छूट नहीं थी और अब छूट मिल रही है। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, मैं जबकि चाहता नहीं हूं कि इस तरह की डिबेट मेरे को लगता है एक संजीदा माहौल में होनी चाहिए, तू मैं नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछली बार जब सबसे बड़ा हमला अमरनाथ यात्रा पे हुआ था तो वो एनडीए की सरकार थी और 70% मतदान होता था यूपीए के दिनों में, आज 7% पे आ गया और आज हमारे श्रद्धालु शिव की दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं। ये सबके सामने है, जनता देख रही है कि तब और अब में क्या फर्क था। तो मुझे लगता है आज कम से कम हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े सबके सामने हैं, तथ्य सबके सामने हैं। आज एक बार भी पिछले 3 साल में अगर विपक्षी दल को बुला के चर्चा की हो, हमारा भी कुछ अनुभव है, हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो शायद देश को ही फायदा होगा, लेकिन हम स्टूडियो में एक दूसरे से लड़ें और वैसे बात भी ना करें और एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई उसमें हित होने वाला है। और कश्मीर बहुत ज्यादा संजीदा, बहुत पेचीदा मसला है, उसमें तो कम से कम इन्हें सबको साथ लेके चलना चाहिए था और अभी भी वक्त है, अभी भी हम चाहते हैं हमें बुलाएं, हम बात करें, चर्चा करें, सारी राजनीतिक दल आएं और कुछ रास्ता निकालें। चाहते हैं कि आप साथ में मिलकर बात करें, उन्हें साथ में तो लें। आप तो एक ऐसी पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं जो कहती है कि हम अलगाववादियों से बात करना चाहते हैं, आप कोर्ट में जाके कहते हैं नहीं, जो आजादी की मांग कर रहे हैं उनसे बात नहीं कर सकते। चलिए मैं जवाब लूंगी नलिन इस पर आपका, लेकिन हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे भी मौजूद हैं। जी मैम, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि कड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कड़ी निंदा सब कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी और सरकार में बैठे लोग भी, एक्शन क्या होगा? सबसे पहले नलिन जी को नमस्कार। अब मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ। कल का जो हादसा हुआ है अमरनाथ में, बहुत दर्दनाक हादसा है और ये कायरता का सबसे बड़ी निशानी है, कायरता की। दूसरी बात कि इसके ऊपर हम कड़ी निंदा तो कर रहे हैं, कड़ी निंदा हमने बहुत कर ली है, हमने कुछ जरूरी है कि एक्शंस लेने चाहिए। मेरे ख्याल में उनका लिंक जो है वो फ्रीज हो गया है, एक बार फिर उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे। अमरनाथ यात्रियों पर कल बड़ा आतंकी हमला हुआ है, सुरक्षा में एक बड़ी चूक, और इसके बाद देश ये सवाल पूछ रहा है कि सभी पार्टियां सरकार में या विपक्ष में कड़ी निंदा करती रहेंगी, ठोस कार्रवाई, कड़ा एक्शन कौन करेगा? इसी को लेकर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे मौजूद हैं। मैम, सीधा सवाल आपसे, इस वक्त कड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कड़ी निंदा नहीं, कड़ा एक्शन। कल बहुत एक दर्दनाक हादसा हुआ अमरनाथ में कि हमारे अमरनाथ यात्रियों के ऊपर आतंकी हमला हुआ। बहुत कायरतापूर्वक ये जो आतंकी हमला था ये था। इसके ऊपर कड़ी निंदा करके बात नहीं बनने वाली, इसके ऊपर हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला कदम यह है कि पूरी जो वैली है, पूरे कश्मीर को तुरंत आपने आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वैली में आज भी जहां से आर्मी को हटाया गया है। मैं ये डिमांड करूंगी सरकार से कि तुरंत पूरे वैली को आप आर्मी के हवाले कर दीजिए। और दूसरी डिमांड यह है कि तुरंत वहां पर राष्ट्रपति रूल शासन आपने लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये किया तभी आर्मी ये राज्यपाल शासन की मांग तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, लेकिन फिर इससे सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी और पीडीपी की सरकार वो नहीं कर पा रही है जिसका मैंडेट वहां की जनता ने उन्हें दिया था? कश्मीर समस्या का समाधान, आतंक का मुंह तोड़ जवाब। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी मौजूद है। राकेश सिन्हा जी, आतंक का जवाब आप कैसे देंगे अगर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाएगी? भरोसा देकर अमरनाथ यात्रियों पर आतंकियों का इस तरह हमला होगा, कैसे करेंगे आप आतंक का मुकाबला?
देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वे हमसे कम दुखी और हमसे कम चिंतित नहीं है। इतना मान लीजिए कि इसके दो समाधान हैं। पहला समाधान तो यह है कि तात्कालिक रूप से उनको जो स्ट्राइक हमें करना है, जिन संगठनों ने किया है, जिस स्रोत से हुआ है, उस पर हम हमला बोलें। मुझे लगता है कि सही समय पर नलिन ठीक बता रहे थे, सरकार की जो अपनी स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, वो इससे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यदि सार्वजनिक कर दिया तो वो रणनीति नहीं कही जाती है। और जहां तक आतंकवादी हमले, दुर्भाग्यपूर्ण हमला है, कायरतापूर्ण हमला है, लेकिन आतंकवादी हमले की सूचना कोई किसी को होती, इंटेलिजेंस की सूचना थी नहीं थी, इस पर सरकार को विश्लेषण करना चाहिए। एक खबर यह आ रही है कि जो सुरक्षा का घेरा था उससे बाहर यह बस थी। इन सब बातों पर विचार होना चाहिए कि यात्रा करने वाले लोग, यात्रा करने वाले बस, वो सुरक्षा के घेरे में हो, सुरक्षा की जानकारी में हो। एक दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण मुझे लगता है, इसका स्थायी समाधान क्या है? हमला हो या ना हो, आतंक का साया अमरनाथ यात्रियों पर क्यों होता है? 40,000 जवान जिस यात्रा को सुरक्षा दे रहे हों, या अर्थात जो लोग वहां जाते हैं वो आतंक के साये में जोखिम उठाकर यात्रा जाते हैं। चूंकि अमरनाथ यात्रा हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। हिंदू परंपरा में भगवान शिव के उस गुफा में जाना एक सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। उस पर कौन लोग हैं? मेरा मानना है कि कश्मीर की वैली में पाकिस्तान के आतंकवादियों के अतिरिक्त रेडिकल इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की जरूरत है। और पवन खेरा जी की बात कौन करेगा? राकेश जी, आप बहुत गहराई से इन विषयों को जानते हैं। तो क्या वातावरण तैयार कर दिया गया? सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो कौन करेगा इस चीज को? और जो यात्री जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड गाड़ी में थे या वो नहीं थे? अगर वो वहां जा रहे थे, सरकार उनको जाने दे रही थी, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उन नागरिकों की सरकार की बनती है। आप क्या ये बातें कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। वीएचपी से हमारे साथ विनोद बंसल जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं अनंतनाग में जिस तरह से यात्रियों पर, अमरनाथ यात्रियों पर हुआ है आतंकी हमला, इसका कड़ा जवाब कौन देगा, कब देगा, निंदा के मोड से बाहर हम कब आएंगे? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। वीएचपी से विनोद बंसल साहब हमारे साथ है। विनोद बंसल जी, देश ये पूछ रहा है कि कड़ा जवाब कब मिलेगा? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं प्रभु भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि जो दिवंगत आत्मा है उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो लोग घायल हुए हैं उनको शीघ्र उनको स्वस्थ हों। और इनके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए कि जो जिस तरह से जो हमला हुआ है, उस हमले ने एक बार फिर जो है उस घाटी की याद दिला दी है जहाँ पर एक आतंकवादी स्वच्छंदता से घूमते थे। उसने वो याद दिला दी है कि आखिरकार कोई भी कितना ही व्यवस्था कर ले, चाहे 40 से ज़्यादा जवान तैनात कर दो, चाहे कितनी बातें डींगे भर लो, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज करने में कमजोरी नहीं महसूस करते। आज इस घटना ने वास्तव में हिंदू समाज और पूरे देश को हिला के रख दिया है। इस घटना के बाद में विश्व हिंदू परिषद ऐसा मानता है कि निश्चित रूप से जो चूक हुई है उसका एनालिसिस होना चाहिए, और एनालिसिस होकर के पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे घाटी के अंदर होना चाहिए। और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के साथ में जो आतंकवादी हैं उनको तो टारगेट करना ही करना है, लेकिन साथ साथ उनके पैरोकारों को सबसे पहले खत्म करने की आवश्यकता है। आज देश जानना चाहता है आखिरकार उन पत्थरबाजों के साथ में, और सैफुद्दीन सोज, फारूक अब्दुल्ला और ये जो उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जो बार बार जो है आतंकवादियों के लिए पैरवी करते हैं, जो आतंकवादी सेना के गोली का शिकार हो चुके हैं, मर चुके हैं, जिनको हमने फांसी की सजा दे दी है, उनके लिए बार बार घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मैं कहता हूं सबसे पहले कार्रवाई इन नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए। सरकार को, केंद्र सरकार को दृढ़ता के साथ इसका पालन करना चाहिए, और मैं कहता हूं तुरंत इस यात्रा की सुरक्षा का करना चाहिए, होना चाहिए। ये हम हर आतंकी हमले के बाद सुनते हैं, उसके बाद कड़ी निंदा का वक्त आता है, और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आती है, और उसके बाद दुर्भाग्य से एक आतंकी हमला और हो जाता है। और ये आप सब मानेंगे कि अब देश ये जानना चाहता है कि जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीरियत की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक महिला उन्हें ट्वीट करके जवाब देती है और कहती है कश्मीरियत की इस वक्त किसे चिंता है, आप ये देखें कि दोषी कौन है और टांग दे उनको। तो ये मूड है देश का। इस पर हम बात करेंगे सभी मेहमानों से। हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, अमरनाथ यात्रियों पर 15 साल बाद बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके जवाब में कड़ी निंदा कब तक, कड़ी कार्रवाई, ठोस एक्शन कब दिखेगा जमीन पर? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पवन खेरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, ऑपरेशन क्लीनअप चला रखा है। आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि इस साल में अब तक 95 आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी इस मौके पर क्यों कह रही है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाना चाहिए? आपको क्यों जो चुनी हुई सरकार है वहां की, उस पर भरोसा नहीं कि वो आतंकवाद का मुकाबला कर पाएगी?
आप जनता से पूछिए कि भरोसा है उनको जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार पर। इन्होंने पहले बोला कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक से आप देखिएगा अब सब खत्म हो जाएगा, ठीक है साहब। फिर इन्होंने कहा, वो हमें बाद में समझ में आया कि चुनाव को देख के हर इस तरह की बातें की जाती। फिर कहा डिमोनेटाइजेशन से देखिए आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। नतीजा आपके सामने। देखिए आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। आंकड़ा यह भी है कि 220 जवान मारे जा चुके हैं, इतना ये रिकॉर्ड हुआ है एक तरह का। तो आंकड़ों से शांति नहीं दिखती। शांति दिखती है सड़क पर महफूज मैं चल सकता हूं या नहीं। शांति दिखती है अमरनाथ के हमारे यात्री, कैलाश मानसरोवर के हमारे यात्री निर्बाध रूप से जाकर अपने भगवान के दर्शन कर सकते हैं या नहीं, जो पिछले 17 साल 15 साल में आसानी से जा सकते थे। ये क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई है? इनका एजेंडा फॉर एक्शन में साफ लिखा है कि हुर्रियत से बात करेंगे। बदलिए ना उस एजेंडा फॉर एक्शन पे। क्या एक्शन ले रहे हैं आप? ये तो जवाब देना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी, अगर 7 बजे के बाद हम बस अनरजिस्टर्ड है और फिर गोलियों से उनको भून दिया जाएगा तो फिर क्या? और राकेश जी, मैं आऊंगी नलिन आपके पास, लेकिन मैं राकेश जी के पास इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट उठाया था। राकेश जी, आपने ये बात बोली थी इससे पहले कि ये भी पता चल रहा है कि बस जो थी वो अनरजिस्टर्ड थी। मुझे एक बात बताइए, मैं अपने परिवार के साथ अगर जम्मू कश्मीर जाना चाहती हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, जिस गाड़ी में जा रही हूँ वो अनरजिस्टर्ड है, चेक पोस्ट से होकर तो गई होगी ना? क्या ये मेरा काम है देखना? आतंक का साया जम्मू कश्मीर पर है, पर मुझे अपनी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के उस दावे पर भी भरोसा है जब वो कहती हैं आपका बाल भी नहीं बाका होने दिया जाएगा। ये तो सरकार ने बताया नहीं कि शाम 7 बजे के साथ अगर आप बस में इस तरह जाएंगे तो आप आतंकियों की गोली का शिकार हो जाएंगे। देखिए, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए, मैं इसका समाधान बता रहा हूं। देखिए, इस देश में समाधान मिलेगा। समाधान तब मिलेगा जब इस देश में एक राजनीतिक एकमतता हो जिसमें सीताराम येचुरी, सोनिया गांधी सहित ओवैसी जैसे लोग तैयार हो जाएं। क्योंकि धर्म का सिर्फ संप्रदाय और धर्म का मतलब नहीं है। भारत एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी है। क्या है? कश्मीर में जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट किया गया उसको दूर करना इसका सबसे बड़ा इलाज है। जब तक कश्मीर की घाटी में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के लिए देश तैयार नहीं होता है, आप 40,000 की जगह 4 लाख कर देंगे। हो सकता है घटनाएं 10 साल नहीं हो, 20 साल नहीं हो, लेकिन अनिश्चितता और आतंक का माहौल बना रहेगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे भारत को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका झगड़ा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, रेडिकल इस्लाम से है। जिस प्रकार से सीरिया में, कटार में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं की आहट कश्मीर की घाटी में दिखाई पड़ रही है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई चाहे कांग्रेस करे या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करें, उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जो जोड़ने की हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए पॉलिटिकल पार्टी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं और कहते हैं बार बार राष्ट्र। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रक्रिया इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि महबूबा क्या कहती है, महबूबा नहीं करती है। इसलिए चलनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान उसके कारण डिफीट होता है। जैसे ही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को आप विड्रॉ करते हैं, चाहे जिस कारण से, डेमोक्रेटिक डोमेस्टिक रीजन से, वैसे ही पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए जो लोग राष्ट्रपति शासन का मांग कर रहे हैं, तात्कालिक रूप से हो सकता है ये भावनाओं को पूर्ति कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज ये भी चल रही है कि जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है, छोटी सी बात में सुन लीजिए, भारत एक छोटी सी, नलिन कोहली साहब, एक छोटी सी बात पूरा कर दूं, मैं छोटी सी बात सारे मेहमान हैं, संयम से। भारत की सेना, भारत की पूरा कीजिए। संयम से ही बैठा हूं मैम। अब कांग्रेस हम पर बार बार वार करी जा रही है, मुझे जवाब देना है। मुझे 4-5 चीजें कहनी है और स्पष्ट कहना है। खुली छूट दी जाए, तब जिस प्रकार की कांग्रेस की प्रतिक्रिया हुई और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसको देखा जा सकता है। ठीक है, नलिन कोहली जी, आप अपनी बात का जवाब दीजिए, लेकिन सवाल बहुत सीधा है। मुझे नेहा जी माफ कीजिएगा, आती हूँ। पवन खेरा साहब, एक करके सर, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सब स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखें तो बेहतर रहेगा। मैं प्लीज अपनी बात, पवन खेरा जी, एक दूसरे के बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। जी नलिन, अपनी बात। और मैं रखना चाहता हूं क्योंकि जी जरूर, हाँ, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। 2 बार पवन खेरा जी ने कहा, लेकिन उन पे बाद में आऊंगा। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार सो नहीं रही है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान से डील करते समय इस वक्त क्या क्या चीजें नहीं हुई है। विश्व के अंदर में हम उनको घेरने में लगे हुए हैं, सीमा पर हमने छूट दे रखी है। आर्मी के, जैसे अभी राकेश जी ने कहा, उनको तो कहा भाई एक सड़क चाप गुंडे की तरह बोल रहे हैं। लगातार पढ़िए कि पाकिस्तान की चिंता क्या है कि भारत से जो फिर गोलाबाजी होती है उनके जवाब में, उससे त्रस्त हैं, दुखी हैं। दूसरा, आपने खुद आंकड़े गिनाए, लगातार हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। हमें एक चीज स्पष्ट कहना पड़ेगा, जो रेडिकल इस्लाम पे बात हो रही है, हमें मानना पड़ेगा ये मुस्लिम आतंकवादी हैं, हिंदू शरणार्थियों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो अपना धार्मिक एक बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हमें इस बात को भी साथ रखना है कि इस्लाम का मिसयूज किया जा रहा है ऐसे संगठनों से, ऐसे व्यक्तियों से,
तो मुसलमान नेता जो सारे हैं उनको खड़े होकर भी लड़ना पड़ेगा। वो नहीं होगा जब तक सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के खड़े होकर बुरहान वानी के समर्थन में गोल मटोल बातें करेंगे या उमर अब्दुल्ला ऐसा करेंगे। ये जो है हमें ये भी हमें चाहिए होगा जो उतना ही। नंबर 3, 1 मिनट मैडम मुझे खत्म करने दीजिए। प्लीज मैं खत्म करना चाहता हूं। तीसरी बात बिल्कुल मैं कर रहा हूं। तीसरी बात आइए, आप कहते हैं कि सरकार हमें बुलाए बात करे। बात क्या करे कि सैफुद्दीन सोज जैसे नेता ये ना बोले और राहुल गांधी जी जो है एक राजदूत से मिलते हैं, वो राजदूत कहता है मैं मिला हूं, वो कहते हैं नहीं मिले, रोज कंफ्यूजन हो रहा है। कांग्रेस की खुद की अपनी नीति ही नहीं है, सिर्फ एक सरकार पे आरोप खेरा साहब जल्दी से आपका इस पर जवाब चाहूंगी। आरोप जरूर करेंगे हम। तो मतलब सवाल उन लोगों से भी होने चाहिए ना पवन खेरा साहब, जो कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं। जब पत्थरबाजों से सेना लड़ रही होती है तो उनको तकलीफ होती है इस बात पर कि सेना क्यों कार्रवाई कर रही है, उस पर आंसू बहाते हैं। मतलब वो जो तमाम डबल स्टैंडर्ड है, या आर्मी चीफ को अगर गली का गुंडा जैसे शब्द कह दिए जाते हैं जिनके लिए कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, उन बातों पे भी अगर डिबेट होता है तो मतलब वो सारी चीजें क्वेश्चन होनी चाहिए, तभी राजनीति नहीं होगी और राजनीतिक पार्टियां एक पन्ने पर आएंगी। मानेंगे ना आप खेरा साहब? जी जो लोग कश्मीर की जड़ी कांग्रेस है हो गया तो मैं अब उत्तर देना चाहूंगा। बोलिए। बिल्कुल 3 प्रश्न हो गए। हमारे काबिल दोस्त राकेश सिन्हा साहब कहते हैं कि कांग्रेस को इस पे इस तरह की टिप्पणी और नहीं बोलना चाहिए। अरे साहब भूल गए आप 26/11 में नरेंद्र मोदी जी जो कि मुख्यमंत्री से गुजरात के पहुंच गए बंबई 1 करोड़ लेकर करकरे जी की वाइफ को देने, और वहां सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जबकि सुरक्षा बल अभी भी होटल के अंदर हैं, एक्शन खत्म नहीं हुआ था। राजनीतिकरण की बात आप तो हमें मत सिखाइए। रही बात आर्मी चीफ की, तो देखिए सरकार और जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो इतनी पस्त हो चुकी है कि आर्मी चीफ को आकर अब राजनीतिक टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं। ये फेलियर आर्मी का नहीं है, ये फेलियर सरकार का है, ये फेलियर राजनीतिक प्रक्रिया का है, ये फेलियर इस अजीब से अलायंस का है, जो गठबंधन जो वहां चल रहा है, जिसमें किसी को नहीं मालूम पड़ रहा कि ये हुर्रियत के साथ है, हुर्रियत के खिलाफ है। मेरी बात नहीं समाप्त हुई है, मेरे पास आपने सबको समझ दिया तो मैं भी बात करूंगा। नहीं खेरा साहब, उन्होंने उसके बाद अपनी बात वापस ली और कांग्रेस ने अपने आप को स्टेटमेंट से एकदम दूर कर दिया। सच बोलने पर इसमें अगर कोई बोलेगा बोलने नहीं दूंगा। राकेश सिन्हा जी, पवन खेरा जी, साहब आपके बीच में मैं बोला नहीं हूँ और मैं आपकी उम्मीद करूंगा कि आपकी वही शराफत दिखाएंगे। मैं आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, वादा करता हूँ, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे। जी यहाँ कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है सर, मेरे ख्याल में शायद आपको पवन खेरा साहब आपको जो लोग नहीं सुन रहे होंगे, एक मिनट कांग्रेस टीवी चला करियप्पा साहब का मर्डर का उन्होंने षड्यंत्र रचा था, आप क्या आर्मी की सिफारिश करने आ गए हैं? सर अभी अमरनाथ यात्रियों पर हम रहते हैं, साजिश रचने वो अमरनाथ यात्री जो आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसे हैं, वो अमरनाथ यात्री जो भगवान शिव का नाम लेकर शायद सरकारों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं बल्कि फिर भी जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा पर। हम सबको शायद उन अमरनाथ यात्रियों से सबक लेने की जरूरत है, उस सलीम ड्राइवर से सबक लेने की जरूरत है जिसके पास आप जैसी राजनीतिक पार्टियों की तरह ताकत नहीं है, पर वो सलीम फिर भी बस में मौजूद यात्रियों को बचाने की कोशिश करता है। पवन खेरा साहब, लालच इतना हो गया कि आप भाजपा के साथ खड़े पवन खेरा हैं। जहां भाजपा गलत है वहां गलत है, पवन खेरा साहब जहां भाजपा गलत है वहां गलत है। राकेश मैं विनोद बंसल साहब के पास जाऊंगी। ये डिबेट राहुल गांधी पर नहीं है, ये डिबेट आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप पर नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे आप सबका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। विनोद बंसल साहब मैं आपके पास आऊंगी और इस वक्त किसी का ऑडियो ऊपर नहीं जाएगा, आप अपनी बात रखिए। मेरा सीधा सवाल ये है, हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? हम जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं जहां बीजेपी और पीडीपी ऐसे दो ध्रुव जो राजनीति के 2 अलग अलग धड़ों पर है साथ आए, लेकिन अब भी क्या उनके दिल मिले हैं? कश्मीर समस्या को हल करेंगे क्या मालूम है? एक ये सवाल है। दूसरा, इतना भरोसा देकर अमरनाथ यात्री वहां पहुंचते हैं और अगर आज भी यात्रा चल रही है बंसल साहब तो आप मानेंगे कि यह अमरनाथ यात्रियों का अपना जज्बा है, सरकार के भरोसे शायद नहीं है वो, अगर होते तो डर गए होते। विनोद बंसल साहब, मैं उस जज्बे को सलाम करता हूं नेहा जी, और ये निवेदन करता हूं राजनेताओं से कम इस टीवी चैनल पर बैठ करके इस दुख की घड़ी में राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दें। और मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूंगा, कम से कम वो नेता है सैफुद्दीन सोज जैसे नेता जिनको वास्तव में मन तो करता है कि गोली मार देनी चाहिए। मैं शब्दों पे बड़ा कंट्रोल करके बोल पा रहा हूं, लेकिन सुनिए नेहा जी, मैं कह रहा हूं देखिए मुझे आज वापस लीजिए, मैं कहता हूं उनके ये बात सही नहीं है, आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुनिए मैं कह रहा हूं, हम बात वहीं रखें जहां पर रहनी चाहिए। सैफुद्दीन सोज जैसे नेताओं की उस विचारधारा पर गोली मारने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस विचारधारा को मारने की आवश्यकता है इस समय।
जो कि आतंकवादियों को पनाह दे रही है, उस विचारधारा को मारने की आवश्यकता है। जो पत्थरबाजों को पनाह दे रही है, उस विचारधारा को मारने की आवश्यकता है। नेहा जी, जो आतंकवादियों के पैरोकार बन करके 10 लाख रुपए उसको मुआवजा देने की बात कर रही है, उस विचारधारा की मजम्मत करनी चाहिए। आज उसको गोली मारने की आवश्यकता है जो हमारे सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसे सारे लोगों को मैं कहता हूं सारी विचारधारा को आज किल करने की आवश्यकता है। आज वास्तव में लिंचिंग की आवश्यकता है, तो उन विचारधारा को लिंच करने की जरूरत है जो देश के ऊपर खतरे बने हुए हैं। ये भी विचारधाराओं की जब बात होती है तो सवाल यहाँ पर यह भी उठना चाहिए, और मैं अपने सारे सम्मानित मेहमानों से ब्रेक के बाद ये जानना चाहूंगी कि सीधी सी बात है, पाकिस्तान से हम लोहा कैसे लेंगे जब अपने अंदर ही हम इन आरोप प्रत्यारोपों से जूझते रहेंगे? पाकिस्तान को हम क्या शक्ल दिखाएंगे जब आपस में ही हम इतने सवाल उठाएंगे, और आतंक पर अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेंगे? सवाल यही, आतंकी हमले की सिर्फ निंदा कब तक, कड़ा जवाब कब? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शिवाली देशपांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 समाधान या 2 एक्शन पॉइंट्स आपने बताए थे, लेकिन इसके अलावा एक और बात है, जिस तरह से कुछ स्थानीय तत्व ऐसे हैं घाटी में जिनका साथ आतंकवादियों को मिलता है जब हमारी सेना लोहा ले रही होती है, पत्थर मारकर या किसी और तरह से वो आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं। आपको लगता है उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है अगर समग्रता से इस पूरी तस्वीर को देखना है तो? जी बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। ये जो पत्थरबाज की जो फौज है जो पत्थर मारती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उनको पैसा कौन देता है? उनको पैसा देते हैं ये अलगाववादी। अलगाववादियों के पास पैसा कहां से आता है? ये पाकिस्तान से आता है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि बार्टर ट्रेड होता है हमारे और पाकिस्तान के बीच हमारी सीमाओं के ऊपर, और हम उनसे लेते हैं काजू बादाम किशमिश, ये जो चीजें लेते हैं इस चीज का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ये अलगाववादी, और वो जो पैसा आता है वो आतंकवादियों को ये लोग देते हैं। दूसरी चीज, जो अफीम की जो खेती होती है वैली में, उस अफीम की खेती से भी ये जो पैसा आता है वो भी जाता है आतंकवादियों को। तो ये जो अलगाववादी है ये सबसे डेंजरस है वैली में। सबसे पहली चीज तो ये है, एक तो बहुत अच्छा कदम उठाया इस सरकार ने कि एनआईए ने इनके घरों पर छापे मारे हैं और एनआईए इनके ऊपर एक्शन ले रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। जरूरी ये है कि इनके अकाउंट्स फ्रीज कर देने चाहिए, इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। यासीन मलिक को जेल में बंद कर दिया है, बाकी लोग को अपने नजर कैद। अलगाववादियों पर आप बड़ी अहम बात कह रही हैं मैम, मैं ये पॉइंट जल्दी से नलिन कोहली जी के पास ले जाती हूँ। नलिन कोहली जी, ये अलगाववादियों पर लगाम या ऐसे लोगों से सवाल ये हो पाएगा तब जबकि बीजेपी और पीडीपी की सरकार है कि बीजेपी की तरफ से सेंटर कोर्ट में जाकर बाकायदा कहता है कि जो आजादी के नारे लगाते हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन पीडीपी आपको एजेंडा ऑफ अलायंस दिखा करके कहती है कि सभी इंटरनल स्टेक होल्डर्स से बातचीत की। तो ये जो बेमेल गठबंधन हो रहा है, कई लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि इससे बाहर आइए, तभी तो जो आप करना चाहते हैं आतंक के खिलाफ वो कर पाएंगे। बातचीत कभी भी किसी से भी हो पर अपनी सुरक्षा और अपने हितों के विपरीत तो नहीं होगी ना, कभी भी नहीं। और क्या बातचीत हो रही है? हो तो नहीं रही है, यही हम पर आरोप लगाते हैं। इसका लॉन्ग टर्म हल है, कुछ अभी अच्छे सुझाव दिए मैडम ने, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म हल है, इस पे काम हो रहा है। और एक चीज और कहूंगा, सबसे पहले मानसिकता, जो इससे पहले विनोद जी कह रहे थे, राकेश जी कह रहे थे, हम सब एक ही चीज कह रहे हैं कि जब तक पीड़ित के साथ नहीं खड़े होंगे उसे हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, और जो अपराध करता है उसे भी हिंदू मुस्लिम की आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक ये जो है समस्या जो है जड़ से खत्म नहीं हो सकती। तो जैसे जो है, जैसे हम देखते कई राज्यों में कि इसको हमें देखना पड़ेगा, जब पीड़ित जो व्यक्ति है हिंदू हो या मुस्लिम, जो उस पे अपराध करे उसके विरोध हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। होता नहीं है, वहीं तो राजनीति शुरू हो जाती है। फिर वहां कहा जाता है कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, हमें ऐसा सोचना है। आतंकवादी के प्रति स्पष्ट बातें नहीं करते हैं कई लोग, तो कहां से आतंकवाद की? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी इशारा आपकी की पार्टी की ओर है, ये उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की तरफ काम कर रही है, और राज्य सरकार भी कंफ्यूज लगती है कश्मीर के मुद्दे पर। दायित्व से नहीं भागते हैं। सोनिया जी ने अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया शहबुद्दीन सोच के बयान पर। ठीक है, एक मिनट, पवन खेरा जी का मैं बोलूं, ये इशारा तो किसी की तरफ नहीं है, ये तो अपनी ही तरफ देखिए, जब विनोद जी को कहिए, अब मेरे को बोलने में। विनोद जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको मैं याद दिला दूं कि अभी महबूबा मुफ्ती सरकार ने बुरहान वानी को मुआवजा राशि क्यों, उसके परिवार को मुआवजा क्यों दिया? क्या विरोध किया इन लोगों ने? इनका तो सरकारीकरण हो चुका है। हम तो पहले सोचते थे कि सरकार का संघीकरण हो गया, अब तो संघ का भी सरकारीकरण हो चुका है।
संघ का भी सरकारीकरण हो चुका है। न राकेश सिन्हा जी ने आवाज उठाई, न विनोद बंसल जी मेरे दोस्त हैं, इन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। अरे कैसे मुआवजा होने दिया खालिद बुरहान वानी के भाई खालिद के नाम पे 3 लाख का कैसे मिला? आपने क्यों देने दिया? आपकी सरकार थी क्या? आप लोग उस वक्त सो रहे थे या कुछ और आपकी कोई एजेंडा है? आपके एजेंडा आप खत्म, एक्सपोज हो चुके हैं। आप लोग हैं किसकी तरफ, हमें ये नहीं समझ में आता। बातें अच्छी करते हैं और मिले हुए कहीं और। अरे आप छोड़िए, आपके तो लोग मिले हैं ISI के एजेंट बने हैं, आप तो छोड़िए, आप बोलिए मत। और अगर अरे आप छोड़िए, आपका तो कोई नैतिक अधिकार खत्म हो चुका है कुछ बोलने का। बंसल जी 3 लाख का मुआवजा बुरहान वानी के परिवार को, और सरकार आपकी एक्सपोज हो गए हैं आप जनता के सामने। विनोद बंसल साहब, मुआवजा कैसे मिल गया? क्यों दिया गया? किसने देने दिया? विनोद बंसल साहब, क्यों चुप थे? आप सो रहे थे? विनोद बंसल साहब, मेरा सवाल वही था, बेमेल गठबंधन को लेकर हमने तब भी आवाज पाकिस्तान के सामने हम कैसे अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख पाएंगे जब 2 ऐसे धड़े जम्मू कश्मीर में सरकार चलाएंगे जो कई बातों पर आइडियोलॉजिकली एक पन्ने पर नहीं है। विनोद बंसल साहब, अब हमें मानना होगा इन चीजों को या नहीं मानना होगा? देखिए, हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है नेहा जी, हम पाकिस्तान से कोई वार्ता में विश्वास नहीं करते। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पीओके को खाली कराएं, और जो हमारा हिस्सा है अभी जो वर्तमान हिस्सा है, जिस पर कि जो है ये जिसकी बेमेल गठजोड़ की बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूं इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो भी आतंकवादियों के पैरोकार हैं, ये सैफुद्दीन सोच की बात को लेकर के अभी तक कांग्रेस ने एक भी जवाब नहीं दिया। आखिरकार कहां स्टैंड करती है कांग्रेस? अगर के नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है, आतंकवादियों के पैरोकार क्या है? आप गलत बोल रहे हैं, ये झूठ है आपका। उसी दिन जवाब दे दिया था कांग्रेस ने, लेकिन बुरहान वानी कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? देने पे आप नहीं, कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? यहाँ बोलिए, कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? ठीक है, एक मिनट, आरोप प्रत्यारोप में मत पड़िए सर, एक मिनट, चलिए वक्त मेरे पास कम है। मैं एक सुझाव आप लोगों से लेना चाहूंगी। बहुत आरोप प्रत्यारोप, बहुत ज्यादा कड़ी निंदा। चलिए, आप लोग इतने विद्वान राजनेता हमारे यहाँ पर है और मेहमान है, एक में प्रतिक्रिया चाहूंगी। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आपसे एक ठोस कार्रवाई जो तुरंत सरकार को या सुरक्षा बलों के लेवल पर होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? सुरक्षा बल तो काम कर रहे हैं, वो तो जो लगातार जो आतंकवादियों पे करना है, इंटेलिजेंस करना है, उनको उनके फंडिंग को रोकना है, भारत और भारत के बियॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो तो चल रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे ठोस पूछे राजनीतिक रूप से, तो हमें अब जो है पत्थर को पत्थर कहना पड़ेगा, लकड़ी को लकड़ी, स्पष्ट बोलना पड़ेगा। आतंकवादी आतंकवादी है, इंसानियत के खिलाफ है। या तो हम इंसानियत के साथ खड़े हैं या उसके विरुद्ध, या तो हम आतंकवादियों के समर्थन में या उनके विरुद्ध। ये गोल मटोल हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में नहीं चल सकता, इससे बाहर आना होगा। राकेश सिन्हा जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंसानियत की तरफ, आतंकवाद से दूर, सब अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है, मेरा वही सवाल, मैं घूम फिर के आपके पास आऊंगी। जम्मू कश्मीर में अगर मुझे जाना हो, वो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, मुझे कौन ये भरोसा देगा कि वहां पर मेरा बाल भी बांका नहीं होगा? अब तो हम एक ऐसी सरकार का दावा करते हैं जो कहती है कि पूरा देश एक है, सबको सुरक्षा मिलेगी, बावजूद उसके अगर ऐसा होता है तो कौन जिम्मेदार? आपने मुझसे पूछा है क्या? जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, कश्मीर के मामले में एक बात करनी चाहिए। जैसे नितिन गगोई ने जो ह्यूमन शील्ड बनाया, उसके बाद वह वीरतापूर्ण काम करने वाले को किस तरह से देश से विलेन बनाया गया। जब तक इस नकारात्मकता से देश बाहर नहीं निकलेगा, सरकार कोई भी हो, उसके पीछे एक प्रकार की लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि देश में एक बौद्धिक वातावरण देश विदेश के बुद्धिजीवी बना देते हैं। आपने देखा नॉट इन माई नेम के आधार पर किस तरह से देश में बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया गया। सरकार को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। 2 बातें करनी चाहिए। आर्मी चीफ के उस बयान पर जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, वे माफी मांगे, और आर्मी चीफ ने जो कहा उसे वास्तव में प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने की अनुमति दीजिए। चलिए सर, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन हम सब इस बात पर सहमत होंगे, जो लोग आतंकवाद का सहारा लेते हैं, उनके जरे जहां निचले स्तर की राजनीति, सेना पर वाद विवाद, इससे बाहर निकलकर और कुछ नहीं, तो हमें कल की घटना के बाद अमरनाथ यात्रियों का जज्बा और वो ड्राइवर
सलीम, जिसने उन यात्रियों को बचाने की पूरी कोशिश की, उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके पास वो ताकत नहीं है, वो नीतियों की ताकत नहीं है, बावजूद उसके अपने स्तर पर इंसानियत को आगे बढ़ाते वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। आतंक पर हमें भी एकजुट होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।